निरंजन जी, हरियाणा में बीजेपी को जो अप्रत्याशित जीत मिली, उस जीत का जो ऑक्सीजन, एक तरीके से जीत की जो ऑक्सीजन मिली है, उससे क्या ये माना जाए कि इन दोनों राज्यों में जहां चुनाव घोषित हुए हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, यहां पर भी बीजेपी कुछ अप्रत्याशित करेगी? देखिए आलोक जी, निश्चित रूप से जीत से एक उत्साह तो बढ़ता ही है, यानी कि कार्यकर्ता का जो एक मोरल होता है वो तो बढ़ता ही है। यानी कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर उसके लगातार उत्तरोत्तर उसकी जीत से एक अलग मोमेंटम आता है और हार से दूसरा मोमेंटम आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं हरियाणा और महाराष्ट्र की बात करूं तो दोनों के अंदर मैं एकदम भिन्नता पाता हूँ, और भिन्नता इसलिए पाता हूँ कि जिस तरीके से हरियाणा का परिदृश्य, पहली बात तो छोटा राज्य है, और दूसरी बात महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, 288 विधानसभा सीटें वहां पे हैं। और उसके बाद में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा सा अलग हट करके है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बात तो मुझे वहां पे किसी भी राजनीतिक दल की कोई हवा या कोई पूर्व नियोजित कोई वहां पे लहर या कोई इस तरीके का असर नजर नहीं आ रहा है। आज की तारीख में अगर हम कहें प्रो इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति, तो उसके अंदर भी कोई बहुत ज्यादा मुझे वहां पे समीकरण कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर नहीं आ रहे। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस तरीके से 5 वर्ष का कार्यकाल था, और इस 5 वर्ष के कार्यकाल में लगभग समझ लीजिए 2.5 वर्ष महाविकास आघाड़ी की सरकार रही और लगभग 2.5 वर्ष जो है वो महायुति की सरकार रही। तो कहीं ना दोनों सरकारों का इसके अंदर समझ लीजिए संचालन रहा। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि इसके अंदर एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर होगा। अब इसके अंदर एक विशेष बात ये है कि जो आप देखेंगे कि जो दलों का दलदल है वो आज महाराष्ट्र में आपको दिखाई देगा। वो इसलिए कह रहा हूँ कि एक तरफ जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद में जो शिवसेना हुआ करती थी परंपरागत शिवसेना, उसके 2 भाग शिवसेना यूटीबी और शिवसेना थे। उसके बाद में एनसीपी जो परंपरागत शरद पवार की पार्टी हुआ करती थी, 2 भाग उसके, एक शिवसेना अजित गुट और एक शिवसेना शरद गुट। और उसके बाद में समाजवादी पार्टी अपने आप में वहां दमखम दिखाने का प्रयास करेगी, आरपीआई है। उसके बाद में प्रकाश आंबेडकर की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं, बहुजन समाज पार्टी भी वहां पे प्रयास कर रही है कि हम अपने महाराष्ट्र के अंदर भी अपने पैर पसारें। तो कहने का तात्पर्य 8-10 पार्टियां वहां पे चुनाव अपने अपने क्षेत्र की वहां पे दिग्गज मानी जाती है, और वहां पे इस तरीके का चुनावी घालमेल होगा। अब इसके अंदर मुख्य रूप से 2 गठबंधन चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, एक महाविकास आघाड़ी और एक महाविकास युति। अब इसके अंदर एक चीज की और समानता आपको दिखाई देगी कि जो दोनों ही दलों के अंदर जो गठबंधन है वो अस्वाभाविक गठबंधन है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का वहां पे स्थापना की थी, और उसके बाद में पूरा का पूरा जीवन शिवसेना का, आप ये मान के चलिए कांग्रेस और समाजवादी एनसीपी से लड़ते हुए बीता, और कहीं ना कहीं एक मुद्दे को लेकर के, मुख्यमंत्री के मुद्दे को लेकर के वो जाकर के उनके साथ घालमेल कर लेते, उनके साथ तालमेल बिठा लेते। इधर कहीं ना कहीं अजित पवार से पहले भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट का जो गठबंधन है वो थोड़ा स्वाभाविक नजर आ रहा था। लेकिन इन्होंने भी, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि जब सुबह 4 बजे इन्होंने शपथ ग्रहण समारोह रखा था, उसके बाद में कितनी किरकिरी हुई, इन्होंने उसका भी कहीं कोई सबक ना लेते हुए दोबारा से उसी अजित पवार जिसके ऊपर ये लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, उन्हें को तोड़ करके अपनी पार्टी में ले लिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। वो भी एक स्वाभाविक, क्योंकि यहाँ पे भी अगर एनसीपी की बात करेंगे तो शरद पवार से ज्यादा तीखे जो शब्द हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो अजित पवार के हुआ करते थे। और उसके बावजूद अगर ये उनके साथ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों गठबंधनों में एक अस्वाभाविकता नजर आती है। तो अब ये देखना है कि विशेष बात आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि भाई जिस तरीके से अब वो लहर या सुनामी या हवा वाला जो कहीं किसी भी राज्य में आपको नजर नहीं आ रहा, अब जिसका चुनाव प्रचार स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका आईटी सेल स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके समर्थक स्ट्रॉन्ग होंगे, जो आदमी वोटर तक पहुंचेगा, वो कहीं ना कहीं अपने पाले में वोटर को ला पाएगा, और वो आखिर के 15 दिनों के अंदर आपको पता चलेगा मोमेंटम किस तरफ जा रहा है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भी आलोक जी, मैं बार बार डिबेट में एक बात कह रहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है सफलता को शाश्वत मान करके आश्वस्त हुए बैठी है, उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा। तो आज महाराष्ट्र के अंदर भी आपको वही परिणाम होगा, और इसका सही विश्लेषण हम तब कर पाएंगे जब दोनों तरफ से प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, और उसके बाद में कौन प्रत्याशी किस प्रकार से वहां पे अपना दमखम रखता है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहेगा इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। पोद्दार जी, शरद पवार जी
इस समय बहुत इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। आप देखिए कई बार वो कह चुके कि मैं 84 साल का बूढ़ा, इसका बार बार जिक्र करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि ये बदलाव किए बगैर इस बूढ़े को कुछ भी नहीं होने वाला है, ये 84 साल का बूढ़ा बदलाव जरूर करेगा। तो क्या ये इमोशनल कार्ड महाराष्ट्र के चुनाव में चलेगा? क्या इसका फायदा एमवीए को यानी कि महाविकास आघाड़ी को मिलेगा? देखिए लोग भी इसके अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो मेरा ये मानना है कि जो शरद पवार जो इमोशनल कार्ड चल रहे हैं, चाहे इधर शरद पवार की बात करें या इधर उद्धव ठाकरे जी की बात करें, कि जिस तरीके से एक सहानुभूति देने का प्रयास किया जा रहा है, इसका प्रभाव केवल उनका जो वोट बैंक है यानी कि जो एनसीपी का वोट बैंक है उसके अंदर वो ये नहीं, उनका ये प्रयास है कि जिस तरीके से एनसीपी अजित गुट उसके साथ उनके कार्यकर्ता या उनका कैडर उनके साथ भावनात्मक रूप से ना जुड़े, वो केवल और केवल उनका इसके पीछे प्रयोजन ये है, क्योंकि जो वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट था या जो वोट शिवसेना का वोट था, जो हिंदुत्व वाला वोट था, वो कहीं भी ऐसे किसी भी भावनात्मक मुद्दे से मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी को जब तक आज तक वोट नहीं दे पाया तो आगे भी वोट देगा, पहली बात। और इधर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि शिवसेना के अंदर भी कदाचित यही लड़ाई चल रही है, दोनों शिवसेनाओं की बात कर रहा हूं। आज आपने देखा होगा कि शिंदे जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि ये दाढ़ी वाला है, इसको आप कम मत आंक के चलना। तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे भी जो शिवसैनिक है उनको अपनी तरफ लाने के लिए ये झगड़ा चल रहा है, यानी कि जो शिवसैनिक है वो असली शिवसेना किसको बताए, उद्धव ठाकरे को बताए या एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माने, ये चीज भी इन्हीं चुनाव से प्रमाणित होने वाली है, क्योंकि जिसके साथ ज्यादा शिवसैनिक जाएंगे वो असली शिवसेना मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, और वो दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर सारी पार्टियां दमखम से अपना चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं, आपको एक चीज इसके अंदर और आलोक जी ध्यान देकर करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से मैं सबसे पहले महाविकास आघाड़ी की बात करूं, और ये जो अभी मैं जिस प्रसंग की बात करने वाला हूं वो महाविकास आघाड़ी में कुछ आपको ज्यादा एक उसका असर दिखेगा। तो वो चीज है कि जिस तरीके से उद्धव जी पिछले 3-4 महीनों से लगातार चाहे 10 जनपद की परिक्रमा हो, चाहे तमाम दिल्ली आकर के तमाम नेताओं से मिलना और उनको ये कहना कि भाई आप जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, यानी कि मुझे आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित करके चुनाव में आइए। लेकिन दूसरी तरफ जो शरद पवार इस गठबंधन के रचयिता थे, इसके आप ये समझ लीजिए शिल्पकार थे, वो शरद पवार स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि चुनावों के बाद मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा और जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसको उस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी स्थिति होती है आलोक जी, तो इसके अंदर हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भीतरघात, यानी कि आपने बिहार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से बीजेपी ने खेला किया नीतीश कुमार के साथ, कि जहां जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट खड़े थे वहां रामविलास पासवान की चिराग पासवान से कैंडिडेट खड़े करवा दिए और कहीं ना कहीं उनको 42 सीटों के ऊपर रोक दिया। तो कहीं ना कहीं शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कहीं ऐसी जिसको कहते हैं आत्मघाती जंग ना चल जाए कि भाई इनके कैंडिडेट को हराओ और हमारे कैंडिडेट को जिताओ, यानी कि हमारा संख्या बल ज्यादा हो। तो एक यहाँ पे एक तो ये फर्क है। दूसरी तरफ अगर इसी चीज की हम बात करें, महायुति की बात करें, तो महायुति के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर तो नहीं बोल पा रही, लेकिन दबे पांव ये संदेश दे रही है कि चुनाव के बाद में दोबारा से निर्णय होगा कि सरकार का मुखिया कौन बने, यानी कि शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उनका डिमोशन किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं जो एक जिसको कहते हैं एक दूसरे के प्रति अविश्वास का माहौल दोनों ही गठबंधनों में आपको दिखेगा, और इसका परिणाम ऊंट किस करवट बैठेगा ये उसी टाइम आपको पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है पोदार जी, दोनों ही राज्यों में आपने देखा है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधा मुकाबला है। दोनों ही राज्यों में क्षेत्रीय दलों के नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों राज्यों में अलग अलग सहयोगी दल के रूप में है। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में है और महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े सहयोगी दल के रूप में वहां पर है। क्या चुनाव के बाद भी इसी समीकरण के हिसाब से क्षेत्रीय दलों को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी या फिर दोनों राज्यों में कुछ बदलाव की संभावना, बदलाव की उम्मीद, बदलाव की कुछ स्थितियां देखने को मिलेंगी?
देखिए, खास तौर अभी पर निश्चित महाराष्ट्र, रूप से- खास तौर पर मैं महाराष्ट्र को लेकर सवाल कर रहा हूं आपसे। हाँ, मैं दोनों ही बातों का जवाब देता हूँ। देखिए, मेरा ये मानना है कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी अग्रणी सीट पे है, यानी कि झारखंड के अंदर अगर सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिलता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। बाकी सब लोगों का वहां पे समावेश होगा और वहां पे इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि कोई दूसरी कोई क्षेत्रीय पार्टी उनको चैलेंज करे और अपना मुख्यमंत्री की दावेदारी करे। मुझे ऐसा नहीं लगता। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर निश्चित रूप से देखिए, इस चीज का मैंने अभी पूर्व अभी आपको बताया कि ये चुनाव परिणाम के बाद में सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा है, सीटों के बंटवारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने पास कितने सीटें रखती है, शिवसेना शिंदे को कितनी सीटें देती है या अजित पवार को कितनी सीटें देती है, और उसके बाद में कितने कैंडिडेट अपने जिता के लाती है, यानी कि विधायकों की संख्या क्या होगी। लेकिन बावजूद उसके आपको एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से तोड़ फोड़ के बाद में 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि एकदम अपेक्षित यह था कि मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, और फडणवीस जी को भी यह उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री पद मेरा ही रहेगा, और शिंदे जी को भी यह अपेक्षा थी कि मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तीर से दो निशाने किए। एक तो जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी का कद बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उनको अपनी जिसको कहते हैं हद में उन्होंने ले आया, और दूसरी तरफ जो उनको ये चीज लग रही थी कि कल को एकनाथ शिंदे दोबारा से शिवसेना के साथ यानी कि उद्धव ठाकरे के साथ ना चले जाए। क्यों? क्योंकि जो एक शिवसैनिक का जो विचार है, एक शिवसैनिक का जो रक्त है, वो कभी भी उबाल मार सकता है। तो जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी उनको बनाती तो उप मुख्यमंत्री उनको उद्धव जी भी बना सकते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया तो उसके बाद उसके आगे का कोई दरवाजा ही नहीं बचा कि वो छोड़ के कहीं जा पाए। तो कदाचित तो मेरा यह मानना है कि 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद भी स्थितियां 10 की 10 रहेंगी। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का पद अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी को आगे करती है और एकनाथ शिंदे जी को उप मुख्यमंत्री, और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में किसी ने अगर मध्यस्थता कर दी, क्योंकि एक चीज और मैं बताऊं आपको, महाराष्ट्र की राजनीति एक बहुत अलग प्रकार की राजनीति है और वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके अंदर अन्ना हजारे का भी एक आप नाम ले सकते हैं कि जो उद्धव जी के उतना ही करीब है और शिंदे जी के भी उतना ही करीब है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दोनों के प्रिय है और वो ये चाहते हैं कि जो शिवसेना के अंदर दो भाग हुए वो वापस एकीकृत एक शिवसेना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज से व्यतीत है। तो उनका ये रहेगा कि अगर उप मुख्यमंत्री अगर शिंदे को देते हैं तो शिंदे जी दोबारा उद्धव जी के साथ जाकर के और कहीं ना कहीं दोबारा ना मिल जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे हिसाब से पसोपेश रहेगी। अब ये देखने वाला ये है कि भारतीय जनता पार्टी कितने कैंडिडेट जिता के लाती है, उसके अंदर शिंदे जी की मजबूरी कितनी है, यानी कि शिंदे जी के कितने विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, कि सरकार कितनी स्थायी रहेगी नहीं रहेगी, ये सारा का सारा जब विधानसभा का एक परिदृश्य नजर आएगा किसके कितने विधायक, तब ये सारी चीजें हम सही रूप में इनका हम विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। जी ठीक है निरंजन जी, संक्षिप्त में बोलिएगा, संक्षिप्त में जो बात कहनी है संक्षिप्त में कहिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं खाली एक चीज आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं आलोक जी, कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और आपने देखा होगा कि एक मुफ्त वोट महाविकास आघाड़ी की तरफ वोट पड़ा, तो इससे आप ये अनुमान लगा लीजिए अगर विधानसभा में भी वही परिपाटी रही तो महाविकास आघाड़ी की गिनती 17-18 से चालू होगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर 16% अल्पसंख्यक वोट है, तो उनकी गिनती 17 से चालू होगी, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की गिनती 1 से चालू होगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी ठीक है निरंजन जी, लोकसभा चुनाव जी बोलिए मैं एक सवाल भी जोड़ देता हूं। अच्छा ठीक है, अपनी बात आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल भी कर लेता हूं। ठीक है बोलिए। ऐसा है आलोक जी, मेरी एक ज्ञान पिपासा है, अगर खेमचंद जी उसको संतुष्ट कर पाए तो बड़ा आभारी रहूंगा। कि एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आसाम, और आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हमें मदरसे बंद करने हैं, मदरसे के अंदर मौलवी पैदा होता है और मौलवी पैदा करना सरकार का काम नहीं है।
और एक मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का, एकनाथ शिंदे, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट है, और वहां पे मदरसे के जो शिक्षक हैं उनको 6,000 से 16,000, 8,000 से 18,000 उसकी तनख्वाह कर दी जाती है। तो कौन से मुख्यमंत्री की क्या विचारधारा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अलग अलग विचारधारा काम कर रही है, या एक तरफ एक मुख्यमंत्री की यह विचारधारा और दूसरे मुख्यमंत्री की दूसरी विचारधारा? क्या मेरी ये आप ज्ञान पिपासा संतुष्ट कर पाएंगे? जी निरंजन जी, एक सवाल, चूंकि वक्त कम है, छोटा सवाल लेता हूं और छोटा सा ही जवाब चाहूंगा। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें अगर, तो विधानसभा में 100, चूंकि वहां पर 48 लोकसभा क्षेत्र हैं, उसके मुताबिक 288 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उस लोकसभा के कंपैरिजन के हिसाब से 167 सीटें वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में गई थी लोकसभा चुनाव में, और 127 सीटें महायुति के पक्ष में गई थी। ऐसे में मुझे लगता है कि महायुति के लिए बड़ा चैलेंज है ये चुनाव जीतना। निश्चित रूप से आलोक जी, लेकिन अभी जो आपने सुशील जी सवाल किया था, उस सवाल का जवाब मैं खाली एक शब्द, एक साक्षी में देना चाहूंगा कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में ना चली जाए जिस तरीके से मदरसा वेतन बढ़ाओ। ये पहली बात जो आपने उत्तर दिया। देखिए सुशील जी, आलोक जी, मेरा ये मानना है कि जो लोकसभा चुनाव है उस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, आप ये मान के चलिए, अहम और वहम का शिकार हो गई, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यह लगता था कि वोट मोदी के नाम पे दिखता है, कहीं ना कहीं वो मोदी फैक्टर नहीं चला। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है जिसमें 6 से 7 विधानसभाएं समाहित होती हैं, तो जितना बड़ा लोकसभा चुनाव उतना पार्टी बेस होता है, लेकिन जितना छोटा चुनाव होता चला जाता है उतना कैंडिडेट बेस, यानी कि उसके अंदर कैंडिडेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसका कारण ये है कि जिस तरीके से एक लोकसभा होती है उसके अंदर अगर 7 विधानसभा है, तो 7 कैंडिडेट उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आप ये समझ लीजिए मैन टू मैन मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि घर पर जा करके वो जनता को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया करूंगा, पोद्दार जी आपका शुक्रिया करूंगा।